नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं कमांडर चक्रपाणी चैक्स एक बार फिर से द वर्ल्ड दिस वीक डिकोडिंग 24/7 और चैक्स सिंप्लीफाइज के सौजन्य से आप सबके साथ समक्ष हूं और मेरे साथ हमेशा की तरह है मेरे जनरल अभय कार्की। अभय, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार चैक्स। थैंकफुली इस हफ्ते पे ज्यादा छक्के और चौके नहीं लगे हैं और ठीक ठाक चल रही है। तो चलिए आसपास के देशों में क्या हो रहा है इस पे थोड़ी नजर डालेंगे, इंटरेस्टिंग रहेगा। बिल्कुल, और आसपास के देशों में ही अब चौके छक्के ना लगे, लेकिन हर बॉल में दो दो रन तो लग रहे हैं। अब देखिए, सर्गेई गौर ने एक वहां उनके पास एक बॉल आई थी, गुगली थी, लेकिन इतनी बेहतरीन तरीके से उन्होंने प्ले बैक टू द बॉलर करके आगे निकाल दी। वहां जाके कह देते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर इज अ इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडिया। इंपॉर्टेंट कहा, इंटीग्रल नहीं कहा, लेकिन यही एक तरीके से आप कह दीजिए पाकिस्तान के लिए तो उसने छक्के छुड़ा दिए पाकिस्तान के, क्योंकि अभी तक तो वो यही कह रहे थे कि ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है टू बी रिजॉल्व। अब वो डिस्प्यूट में से निकल के इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडिया कह दिया है। उसके साथ साथ पहुंच गए तिब्बत। तिब्बत जाके उन्होंने, हालांकि दलाई लामा थे वहां पे तिब्बत में, लेकिन उनसे मुलाकात तो नहीं की है, लेकिन चीन की तरफ भी एक इशारा पहुंच गया कि भाई हम वहां तिब्बत भी गए, पहुंचे हैं। तिब्बत मतलब लद्दाख गए थे। लद्दाख में उन्होंने वहां पे दलाई लामा से तो मिले नहीं। क्या देख रहे हैं आप इसको? और इसको देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि पाकिस्तान की जो अंदरूनी हालात है उनके साथ साथ अगर आप ये मिलाएंगे तो सर्जेई गौर की विजिट जो है वो कितनी महत्वपूर्ण है। क्या देखते हैं आप? जी, जैसे मैं देखता हूँ इंडिया और यूएसए के रिलेशंस जो हम मानते हैं कि सालों साल से अच्छे हो रहे थे और उनमें आजकल ऐसी खटपट आई है सैंक्शंस की वजह से, रशियन ऑयल की वजह से, कि कुछ पॉजिटिव न्यूज नहीं आ रही थी। तो जो सर्जेई गौर गए हैं और जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, वहां पे स्टेट डिपार्टमेंट से पूरे अच्छी तरह से ब्रीफिंग के साथ आया होगा कि आपने ऐसा बोलना है। तो इन्होंने वहां जाके जो कश्मीर का इशू है उसमें इंडिया का पक्ष रखते हुए बोला है कि इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ इंडिया, मतलब दूसरी तरफ से देखे कि इंडिया कश्मीर का मालिक है। और ये तमाचा पाकिस्तान को इसलिए भी है क्योंकि पीओजेके में पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में जो आजकल ज्यादतियां हो रही हैं, उससे पाकिस्तान को, चाहे यूएन हो चाहे कुछ हो, उसको कहीं पे मुंह दिखाने के लिए जगह है नहीं, क्योंकि वो उसकी बर्बरता सब जगह से दिखाई दे रही है और इंटरनल सिचुएशन बाकी जगह में, जैसे हम पहले बोल चुके हैं, उसकी खराबी है। दूसरा, सर्जेई गौर जो है उन्होंने कमेंट नहीं किया, दलाई लामा से नहीं मिले, लेकिन लद्दाख गए हैं। ये चाइना को ये दिखाने के लिए कि हमने आपकी तरफ थोड़ा सॉफ्ट स्टैंड किया है, हम आपको इरिटेट नहीं करते हैं। नहीं तो कोई भी आ जाए, नैन्सी पेलोसी आ जाए, कोई भी आ जाए, वो सीधे जाते थे दलाई लामा से मिलने और चाइना जो था वो गुस्सा हो जाता था। तो ये वहां जाने के बावजूद दलाई लामा से नहीं मिलना, एक चाइना को उनकी तरफ से एक दोस्ती का हाथ है कि भाई साहब, मैं ईरान में इधर उधर सब जगह फंस गया हूँ। क्योंकि आपको याद है उसने ईरान के लिए 2 बार चीन से गुहार लगाई है कि आओ थोड़ा सी मेरी मदद कर दो। तो ये एक चाइना और यूएस का रीसेट आप देखें तो ये बहुत बड़ा है और ताइवान के लिए भी एक बड़ी खतरे की बात है। जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और मुझे तो यहां तक भी लगता है कि शायद सर्गेई गौर जो हैं एक फैक्ट फाइंडिंग मिशन की तरफ से गए थे वहां पे, ये देखने की, खुद देख लें क्या हो रहा है कश्मीर में और इंडियन साइड ऑफ कश्मीर में, जो जैसा अमेरिकन कहते हैं वहां के हालात क्या हैं। इसीलिए देखिए, दो इंटरेस्टिंग चीजें हुई हैं। एक, उन्होंने जाके शिकारा में राइड की, उसके बाद आके बोला देखिए हमने जो ट्रैवल एडवाइजरी दी थी उसको रिव्यू करने का समय आता आ रहा है और हम उस ट्रैवल एडवाइजरी को डाउनग्रेड कर देंगे, क्योंकि देखिए जो इतनी खूबसूरत जगह है, अमेरिकन यहाँ आके बड़े खुश होंगे। एक ये हुआ। दूसरा, उनको डेफिनेटली ब्रीफिंग जरूर मिली होगी फारूक अब्दुल्ला की तरफ से कि देखिए वहां पे तो बहुत गदर चल रहा है। और एक तरीके से सर्गेई गौर ये भी देख रहे होंगे, अगर किसी वजह से पीओजे के अलग हुआ तो हिंदुस्तान के का क्या रवैया होगा, वहां के लोगों का क्या रवैया होगा, और क्या इसमें अमेरिका हाथ डाल सकता है। और यहीं पे आती है दूसरा बात, आ जाती है ब्रिक्स और शी जिनपिंग की।
शी जिनपिंग को ब्रिक्स में आना है दिल्ली, लेकिन उसके तुरंत बाद जाना है उसको अमेरिका, ये वॉशिंगटन में प्रेसिडेंट ट्रंप से मिलने के लिए। क्या ये आपको लगता है संकेत है अमेरिका को, चीन को, कि देखिए हमारे पास भी ऑप्शंस हैं, हम भी कुछ और कर सकते हैं, लेकिन जैसा आपने कहा अभी हम नरमी बरत रहे हैं। आप शी जिनपिंग के रवैये से जरा ये बताएं, आप क्या सोचते हैं? देखिए, आज की तारीख में अमेरिका जो है कंटेनमेंट ऑफ चाइना तो उसका मकसद है ही, लेकिन आज जिस हिसाब से वो फंस गया है ईरान में और जिस हिसाब से उसकी स्टॉक पाइल्स का कमी हो रही है, डिप्लीशन हो रहा है, ये हम सबको ही पता है कि वो वहां से एक ऑनरेबल एग्जिट करना चाहता है। अब वैसे भी उसने लड़ाई बंद करके इकोनॉमिक ब्लॉकेट पे आ गया है। जहां तक जीपिंग का सवाल है, चाइना का भी अंदरूनी स्थिति बहुत ताकतवर नहीं है, लेकिन दोनों के दोनों जो है ट्रेड को नॉर्मल करना चाहते हैं और उसी के साथ साथ चाइना ताइवान पर हावी रहना चाहता है और यूएसए उसको साउथ से कंटेनमेंट के लिए भी इशारे देना चाहता है। सर्जिक, और अगर आप देखें साउथ एशिया के लिए यूएस की जो वो जो रिप्रेजेंटेटिव है वो एम्बेसडर टू इंडिया है, लेकिन वो साउथ एशिया कजाकिस्तान तक का पूरा इलाका उन्हीं के अंडर आता है, जो वहां की पॉलिसीज है वो बनाते हैं। तो अगर वो कश्मीर में गए हैं और उन्होंने कश्मीर की बात की है, तो उनके अंडर जो है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर भी आता है, छछकाम वैली भी आती है और बाकी जगह भी आती है। तो ये दर्शाना और ये बोलना कि इम्पोर्टेंट टू अस, वो ये दिखा रहा है कि पूरा का पूरा जो कश्मीर का खित्ता है, चाहे इंडिया या पाकिस्तान, उसके बारे में उन्होंने कमेंट्री दी है। मुनीर को ऑफ लेट अमेरिका थोड़ा किनारे कर रहा है और शायद ये मुनीर के लिए भी एक चाबी है कि इंडिया का कश्मीर में हम जाके खुश हैं, आपकी तरफ वाला कश्मीर का जो हालत हो रही है उसके बारे में आप थोड़ा सोचें। जी बिल्कुल, बिल्कुल। और ये देखिए यहीं पे आते एक और बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट। 60 घंटे के दौरान इस टाइम फ्रेम में मोटा मोटी अगर रिपोर्ट्स को माना जाए, कुछ लोग कहते हैं 20 या 20 से भी ज्यादा मालवाहक हवाई जहाज टर्की और चीन से आए और ये सब के सब लैंड करते हैं नूर खान एयरबेस में और मसरूर एयरबेस जो कराची के पास है, यहां लैंड करते हैं। कुछ हवाई जहाज ने तो मल्टीपल सॉर्टीज की हैं। एक तरफ से चीन कहता है कि देखिए ये हमारे हवाई जहाज जो थे वो आए, कराची में लैंड किया, यहां से वो चले गए इजिप्ट, क्योंकि वहां एक्सरसाइज में हम हिस्सा लेना चाहते हैं। अगर इसको हम सच मान ले तो भाई क्यों लैंड करने की जरूरत है, ये तो ऐसे हवाई जहाज हैं जो डायरेक्टली फ्लाई कर सकते हैं। टर्की अपनी तरफ से जो तरह से मदद दे रहा है और मालूम है कि मक्का पार पैक्ट के बाद पाकिस्तान को काफी मदद मिल रही है, तो ये आ रहे हैं टर्की से भी, शायद ड्रोन, शायद एयर डिफेंस इक्विपमेंट, शायद और भी कुछ कमांड एंड कंट्रोल इक्विपमेंट के साथ। इंटरेस्टिंग बात दो है। एक, हवाई जहाज से ये क्यों आ रहे हैं? क्या इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान में कोई इमरजेंसी है जिसके लिए आपको इसकी जरूरत पड़ रही है कि आपको जल्दी से अब ये चीजें चाहिए, या क्या लगता है कि पाकिस्तान अटैक करने वाला है इंडिया को, इसलिए वो इमरजेंसी के तौर पे बहुत सी चीजें मंगा रहा है और उनको लगा रहा है अपनी जगह पे? दो तीन और अलग अलग चीजें हुई हैं। आपको याद होगा 2 हफ्ते पहले आपने और मैंने बात की थी कि 250 करीब गन्स उसने जो ऑफिसर्स हैं, चीनी ऑफिसर्स, उनको तैनात किया है इंडिया बॉर्डर में, खास करके गुरदासपुर और उसके एरिया में जो शकरगढ़ का हम कहलाते हैं नेक, और दूसरा उसने सर क्रीक की तरफ तैनात किया है। दूसरी बात हो रही है कि वहां पे जो बलूचिस्तान में है, खैबर पख्तूनवा में है, वहां काफी गदर चल रहा है। तो क्या इस पाकिस्तान का रुख इंटरनल प्रॉब्लम पे ज्यादा है बनिस्बत एक्सटर्नल के? आप इस पूरे को कैसे देखते हैं? देखिए, जैसा आपने पहले बताया कि एक स्ट्रीम जो थी वो इजिप्ट की तरफ जा रही थी ज्वाइंट एक्सरसाइज के लिए और वो कराची पे रुकी है, जिसमें ज्यादा फाइटर्स थे और 2 या 3 ट्रांसपोर्ट प्लेन थे। मेन जो वो है वो टर्की के हवाई जहाज, चाइना के हवाई जहाज जो नूर खान में आए हैं। तो इसमें 2 चीजें मैं देखता हूँ। एक तो ये है कि सिंदूर में हमने उनका काफी जो कमांड एंड कंट्रोल कॉम्प्लेक्सेस थे, ये थे, उनको रडार से उनको नष्ट किया था। और अब शायद जो उसके बाद ही उनके टेंडर निकले थे रिपेयरिंग के लिए, कि अंडरग्राउंड है, कोई कहीं है, कुछ है। तो अगर वो
चीज अगर पूरी हो गई है तो अब उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स लगाने का टाइम आ गया। अगर उसमें सिविल स्ट्रक्चर जो हम बोलते हैं दीवारें हिवाले छत वत सब बन गया है तो अब उसको रीएक्टिवेट करना, चाहे वो कोई रेडार साइट है, चाहे वो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर जो उसका नेशनल कमांड अथॉरिटी का था नूर खान में। तो इन चीजों के लिए अगर आ रहा है तो वो भी एक साल एक टाइम है, जबकि शायद उनके सिविल वर्क्स पूरे हो गए हैं, अब वो उसमें इलेक्ट्रॉनिक फिटमेंट कर रहे हैं। लेकिन साथ ही में अंदरूनी उनकी स्थिति इतनी खराब है कि वो एक मार्शल लॉ के पहले अपने इंटेलिजेंस के ड्रोन सर्वेलेंस इंटरनल जो अपनी वो है आपके केपीके में तहरीक तालिबान पाकिस्तान वालों के पीछे पड़ने के लिए या फिर बलूचिस्तान में अपनी रीच बढ़ाने के लिए कुछ ऐसी इमरजेंसी चीजें मंगा रहे हैं ताकि वो अपने को काबिल कर सके इंटरनल इंसर्जेंसीज को कुचलने के लिए। लेकिन वो हवाई जहाज से क्यों आए मेरे को अभी भी समझ में नहीं आ रहा। वो शिप रूट और बाकी रूट से भी आ सकते थे। बकायदा उनका आना जो है वो एक तो रिकवरी ऑफ रिपेयर एंड रिकवरी ऑफ द लॉसेस ऑफ सिंदूर, और दूसरा इंटरनल सिचुएशन को, क्योंकि रावलपिंडी में अभी 3 कंपनी एडिशनल भी उन्होंने मंगा ली है और रावलपिंडी में वहां पे एक सेंट्री को हमला भी हुआ है। तो काफी डरे हुए हैं पाकिस्तानी और इंटरनली वो कुछ ना कुछ करने वाले हैं, क्योंकि पंजाब में नूर खान के आसपास जो पीटीआई वाले हैं, इमरान खान के जो सपोर्टर्स हैं, वो बहुत ज्यादा रेस्टिव हैं। और आपको पता है उन्होंने 2 साल पहले कैसे पूरी कोर कमांडर के घर में भी घुस के तहलका मचाया था। तो इससे बचने के लिए भी हो सकता है कुछ एडवांस इक्विपमेंट वगैरह ला रहे हो अपनी इंटेलिजेंस के लिए। जहां तक इंडिया का सवाल है, अभी तक पाकिस्तान रिकवर नहीं किया है, एयर पावर हो, चाहे आर्मी हो, चाहे उसकी डिफेंसेस हो, कि वो दोबारा इंडिया को उकसा के अपने ऊपर एक हमला कर दे। वो जो उनको जो नुकसान हुआ था वो 1 डेढ़ 2 साल तो लगेगा ही उनको वापस अपने को नॉर्मल में आने में। और वो अभी की जो डॉक्ट्रिन होगी वो पुरानी नहीं होगी। वो कहता है हम इंडिया से कैचअप नहीं करेंगे, हम इंडिया को आउट मैच करेंगे। मतलब जो हमारा रिपेयर होगा वो ऐसा होगा कि इंडिया की टेक्नोलॉजी से और आगे होगा। इशारा होगा उसका J-20 J-35 जो वो बात कर रहा है उसको इंटीग्रेट करना। तो कोई भी हथियार अगर आता है उसको इंटीग्रेशन में 1.5-2 साल लगते हैं। उससे पहले पाकिस्तान की हिम्मत नहीं है, काबिलियत नहीं है कि वो हिंदुस्तान को एक दूसरे एंगेजमेंट में रखे। तो वो हवित्जर अगर इधर जा रहे हैं चाहे उधर जा रहे हैं, वो हमें पता है कहाँ पे है और वो हमें कोई नुकसान नहीं देते हैं। और जहां तक उसका सर क्रीक की तरफ को जो डिप्लॉयमेंट है, हम बार बार राजनाथ सिंह उनको चढ़ाते रहते हैं कि भैया सर क्रीक से ही कराची का रास्ता जाता है। तो वो वहां पे अपनी डिफेंसेस और अपनी एक्सरसाइजेस कर रहा है एज अ डिफेंडर, ये डर के कि अगली बार कहीं नेवी आ गई वहां पे कराची में और सर क्रीक की तरफ से कराची की तरफ को अगर एडवांस हो गया इंडिया का तो मैं क्या करूंगा। तो हमें चिंता की कोई बात नहीं है, हाँ हमें वहां पे नजर रखनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में शायद एक इमरजेंसी या एक सिविल वॉर की वो तैयारी कर रहे हैं। जी बिल्कुल। और उस तैयारी की तरफ देखिए मुनीर ने अपने लिए क्या क्या कर लिया है। पहले तो अपने को CDS कहते थे, लेकिन अब उन्होंने अपने आप को कह दिया CDF, कमांडर डिफेंस फोर्सेस। मतलब यह है कि वो अब आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, रेंजर्स, पुलिस, ISI सब के बॉस बन गए। उन्होंने अपने आप के ऊपर इतनी पावर्स ले ली हैं कि वो किसी को भी बर्खास्त कर सकते हैं, किसी को रिटायर कर सकते हैं, किसी को प्रमोट कर सकते हैं। एक तरीके से उन्होंने जो चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर के लिए की जो ताकतें होती हैं वो उन्होंने ले ली हैं बिना कू किए हुए। ये सिविलियन गवर्नमेंट अपने आप उनको दे दिया है। मतलब उन्होंने अपने आप को एक तरीके से राजा फॉर लाइफ बना दिया है। वैसे ही पार्लियामेंट्री वो अमेंडमेंट के तहत उनको मालूम है कि उन्हें कोई उनके खिलाफ कोई केस नहीं हो सकता, मुकदमा नहीं हो सकता। तो उन्होंने ये सब सारी की सारी चीजें अपने अंडर कंसोलिडेट कर ली हैं। अभी आपने देखा सरगेई गौर भी आए हैं, उन्होंने भी कुछ कह दिया है। इससे साफ दिखाई दे रहा है कि पाकिस्तान के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है। लेकिन प्रेशर तो बांग्लादेश के ऊपर भी पड़ रहा है। बांग्लादेश को पता है कि तकरीबन 69% उसका खाना तो हिंदुस्तान से आता है। उसको मालूम है कि 20% से ज्यादा एनर्जी भारत से आती है, डीजल भारत से आता है। इंडस्ट्री उसकी चल नहीं सकती बिना भारतीय कॉटन के। उसको ये भी पता है कि पानी भी हम भारत से आता है। इसके बावजूद बांग्लादेश हम भारत को थ्रेटन किए जा रहा है और ये कह रहा है कि हम तभी आपके पास आएंगे जब आप हमें शेख हसीना को हमें हैंड ओवर करेंगे और हमारी चीजें हमारे हिसाब से आप करेंगे, वरना हम
नहीं आते, आपको विजिट भी नहीं करते, और ना ही हम ब्रिक्स में आते हैं। बांग्लादेश का आपको ये रवैया कैसे लग रहा है? जी देखिए, जब ये पावर में आए थे तारिक रहमान, तो इनको जमायत वगैरह का भी बहुत सपोर्ट था। और अभी पाकिस्तान बांग्लादेश उस सेक्युलर नेचर का देश नहीं रहा है। वो पिछली जो यूनिट सरकार थी उसने बहुत उसको रेडिकलाइज कर दिया, और रेडिकल एलिमेंट जो जेल में थे उनको बाहर ले आए। तो वहां की जो पॉलिटी है, अगर वो बोलता है कि बांग्लादेश फर्स्ट, उसका जो लेते प्राइम मिनिस्टर ने बोला था बांग्लादेश फर्स्ट, मेरे डिसीजन जो होंगे बांग्लादेश के हित में होंगे। अब हित में जो उसके पॉलिटिकल सपोर्ट है वो है सारा रेडिकल, और वो रेडिकल लोग जो है, रेडिकल तो है ही है, एंटी इंडिया भी है। तो अगर इंडिया ने जब उनको इनवाइट किया था, ये किया था, और उसी बीच में शेख हसीना का जो लेक्चर हुआ था, यहाँ से जो स्पीच दी थी, उससे वो भड़क गए हैं। अब उनका रिएक्शन के उनको क्या ऑप्शन थे? या तो वो शेख हसीना के उस स्पीच को नजरअंदाज करके इंडिया में आ जाए, तो उनको जो लोकल, जो उनकी पॉलिटिकल सपोर्ट बेस था, जो ये इस्लामिक रेडिकल है, वो तो उनको खा जाते कि इतनी बेइज्जती के बाद जा रहे हो। दूसरा, वो रियलिस्टिक आदमी, उसको पता है, जैसे आपने बताया, खाना पानी बिजली कॉटन सब कुछ इंडिया से जाता है। यहाँ तक कि जो उसको एक्सपोर्ट्स हैं वो भी कलकत्ता के थ्रू ही जाके ठीक बैठ पाएंगे, नहीं तो उनको जो वॉल्यूम्स है उनके पास है नहीं एक अच्छा एक्सपोर्ट क्विकली करने की। तो ये जानते हुए वो बैलेंस कर रहे हैं, और आज की तारीख में एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री वो डोमेस्टिक ऑडियंस को खुश करने के लिए ये कर रहे हैं। जो हॉक्स हैं, एंटी इंडिया हॉक्स हैं, और जो पाकिस्तान से उनको ट्यूटरिंग मिल रही है, वो एक एंटी इंडिया रेटोरिक को ले रहे हैं, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन है नहीं। वो अगर आएंगे, और ये शेख हसीना की स्पीच जो है, उनको खुद की अपनी पोजीशन जो है खतरे में लगेगी। अब शेख हसीना की स्पीच इस मौके पे इंडिया ने क्यों परमिशन दी या कैसे हो गई, वो सोचने की बात है। ये कोई एक लंबी सोच है जिसमें इंडिया हाथ भी बढ़ा रहा है और अपनी ताकत भी दिखा रहा है, और बांग्लादेश को बोलता है ठीक है, तुम हमारा ये भी मत लो, हमारा वो भी मत लो, हमारा गंगा टीटी भी मत करो, देखते हैं तुम कितने दिनों तक खाना पीना ले सकते हो, कि क्या आप अपने को बिल्कुल इकोनॉमिक डिक्लाइन में जाओगे। क्योंकि कोई भी, पाकिस्तान तो खैर खुद ही भीख मंगा है, चाइना उसको ऐसे हेल्प नहीं कर सकता जैसे हम कर सकते हैं। ना वो बिजली दे सकता है, ना वो पानी दे सकता है, ना वो खाना दे सकता है, ना वो कॉटन दे सकता है। तो क्या आपने अपने घर की जो चूल्हा है बांग्लादेश का, वो जलते रहना चाहिए, या चूल्हे को जो है, जो आपको उसको लकड़ी ला के दे रहा है, उसको घर से बाहर निकाल के आप भूखे रह के वहां पे अपना रौब दिखा सकते हो? ये बांग्लादेश की आज की स्थिति है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। साम दाम दंड भेद, यही चाणक्य नीति है और यही भारत कर रहा है। साम दाम ये तो करते देख ही दिया हमने। दंड हम दे रहे हैं कि हम आपको, जैसा आपने कहा, ट्रीटी पे असर कर सकते हैं, हम आपको बिजली नहीं देंगे, या बिजली ज्यादा जो आप नेपाल से ला रहे थे वो नहीं लेने देंगे। दंड है। भेद आपने शेख हसीना के थ्रू करने शुरू कर दिया है। लेकिन यही चीज आप देखिए एक और तरीके से हो रही है, और वो है पर्शियन गल्फ में। पर्शियन गल्फ में दंड वाला हिस्सा बहुत ज्यादा हो रहा है, क्योंकि हूती जो है ये बिल्कुल सामने आ चुके हैं और बहुत बुरी तरीके से सऊदी अरब को मार रहे हैं। अगर हूतियों की मानी जाए तो वो कहते हैं उन्होंने 10 सऊदी अरब के वॉरशिप्स को डिस्ट्रॉय किया है। उन्होंने कम से कम कई सौ सऊदी के सोल्जर्स मारे हैं। उन्होंने 8 टैंकर्स को डिस्ट्रॉय किया है, और तकरीबन 48 टैंकर को मजबूर किया कि आप वापस चले जाएं। यहां तक कि 2 लैंडिंग शिप जो हैं उनके नेवी के, वो भी आपने डिस्ट्रॉय कर दिए। हूती ने उठा के देखिए कहां कहां बमबारी नहीं की। उन्होंने सबसे पहले बॉम्बी की ड्रोन्स के जरिए यानबू, जो उनका पोर्ट और रिफाइनरी है, रेड सी पे। उन्होंने जिजान, जहां पे रिफाइनरी है, वहां अटैक किया है। आभा, जहां पे पाइपलाइन जंक्शन है उनका, और निजार, जहां पे रिफाइनरी है। ये 4 जगह सऊदी अरब में है जो रेड सी की तरफ आती हैं। तो हूती ने तो वहां पे बहुत कुछ कर दिया है। बाब एल मंडेब को काफी हद तक रोक दिया, क्योंकि वहां पे जो डेली एवरेज बाब एल मंडेब का होता था, वो मोटा मोटी करीब 70 जहाज रोज निकलते थे। पिछले हफ्ते ये घट के 19 पे पहुंच गया है। आप कैसे देख रहे हैं सऊदी अरब के ऊपर जो प्रेशर डाला जा रहा है हूतियों के जरिए, ईरान डाल रहा है ऑब्वियसली। क्या ये मक्का पैक्ट खास करके ईरान के खिलाफ था,
या सऊदी अरब का कुछ और था? आप ये पूरे प्रकरण को कैसे देखते हैं? देखिए, इसमें जो हूती है, जैसे आपको सबसे पता ही है कि 3 H थे ईरान के, हिजबुल्लाह, हूती और हमास। हमास। इसमें से हमास और हिजबुल्लाह जो थे वो अपना उनका कोई देश या वो नहीं था, वो एक इरेगुलर फोर्स टाइप थे और वो अपना चला रहे थे। पैलेस्तीन कोई रिकग्नाइज स्टेट है नहीं, और लेबनान में जो है हिजबुल्लाह वो अपनी ही प्राइवेट आर्मी चला रहा था और वो अच्छी तरह से ईरान के कंट्रोल में थे। हूती भी जो है एक शिया होने के नाते ईरान का साथ दे रहे थे, लेकिन उनके भी नेशनलिस्ट एम्बिशन है, वो एक एज अ नेशन। यमन की जो सरकार है उसके खिलाफ हुतीस का चल रहा था, ईरान उनको बैक कर रहा था, और सऊदी जो है वो यमन की सरकार को बैक करता है। तो एक ये नेशनलिस्ट लड़ाई भी है, इसमें ईरान उनको मदद कर रहा है, लेटेस्ट हथियार भी दे रहा है अपने फायदे के लिए। लेकिन हूती के दो हिस्से, एक पेट्रियोटिक हूती और एक शिया ईरान के साथ जो उसके लिए काम कर रहा है। अभी तक इजराइल की शिपमेंट्स को उसने रोका हुआ था बाब एल मंडब में, रेड सी में, क्योंकि रेड सी को हूती डोमिनेट करता है। हूती जो है वो सऊदी अरेबिया के नीचे और बाएं की तरफ को है, और दोनों के दोनों हूती भी और सऊदी अरेबिया भी रेड सी को बॉर्डर करते हैं। तो इसमें जो गेट है रेड सी का, वो पे हूती बैठा हुआ है, गल्फ ऑफ ईडन पे वो बैठा हुआ है, और वो अब पहले तो वो इजराइल को नहीं जाने देता था, अब उसने सऊदी को भी मारना शुरू कर दिया है। तो ये अभी सऊदी अरब को एक खतरा है, और इसमें पाकिस्तान को एक खतरा है कि क्या वो भी कोई जो पैक्ट के हिसाब से सऊदी अरब पे जो हमला है वो पाकिस्तान के ऊपर भी हमला है, तो क्या पाकिस्तान हूती के अगेंस्ट अपनी फौज को लगाएगा? पाकिस्तान के अंदर वैसे ही इतने अनरेस्ट है, और शिया वहां के जो है वो पाकिस्तान गवर्नमेंट के अगेंस्ट है, जो कि सुन्नी गवर्नमेंट है और सुन्नी मिलिट्री है। तो ये देखने की बात है कि पाकिस्तान ने पहले तो मना कर दिया था, कब तक वो मना करेगा, और अगर वो मना करता है तो ये मक्का पैक्ट का फायदा ही क्या है। जी बिल्कुल, बिल्कुल। और देखिए, क्योंकि पाकिस्तान अपने आप में इतना ज्यादा व्यस्त है और वो उसको लगता है कि मैं ईरान मेरे बगल में है, मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, हो सकता है बांग्लादेश को इसीलिए समन किया गया है मोहम्मद बिन सलमान से कि आप आए, और बांग्लादेश उचकते हुए कहता है मैं भी मक्का पैक्ट साइन करने को तैयार हूं। जहां तक पैक्ट की बात हो रही है वो अपनी जगह है, लेकिन अभय आपने तो काफी समय जापान में काटा हुआ है, आप जापानीज के साथ इन्वॉल्व भी रहे हैं काफी हद तक, और अभी अभी हमारे पास जापानीज के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं शिंजिरो कोसुमी, ये आए हुए हैं, और इन्होंने जो है जो जॉइंट स्टेटमेंट पढ़ रहा था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ बोलूं, अभय आप जरा बताइए अपने आप, क्योंकि आपको जानकारी मुझसे ज्यादा है पर्सनल बेसिस की वजह से, आप ये पूरे के पूरे प्रकरण को कैसे देखते हैं, जापानीज फॉरेन मिनिस्टर इन इंडिया? जी देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो जापान था उसको अमेरिका ने फोर्स किया था कि आप कोई ऐसी फौज नहीं रखेंगे जो कि आपके देश के बाहर काम करे, आप एक पुलिस फोर्स या सेल्फ डिफेंस फोर्स से रखेंगे। और इसी को मानते हुए 80s 90s तक जो था ये पैसिफिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन था, और इनकी डिफेंस स्पेंडिंग जो थी ये 0.9% ऑफ जीडीपी से ज्यादा नहीं बढ़ाते थे, जो उस टाइम पे वैसे भी बहुत ज्यादा होता था। लेकिन अमेरिका हमेशा इसके पीछे लगा रहता था कि तुम्हारी डिफेंस अब मैं कितने साल तक देखता रहूंगा। तो शिंजो एबे जब आए थे और इंडिया से दोस्ती बढ़ाई थी, तो फिर उन्होंने बात की थी कि अब हम थोड़ा खुलेंगे और बाहर भी हम रक्षा समझौते करेंगे। और अभी जब ये काउजेमी आई है अपनी अपनी नई प्राइम मिनिस्टर जो आई है सना, तो उन्होंने तो बिल्कुल खुलेआम बोल दिया है, और 2014 से बढ़ते बढ़ते अब 2% ऑफ जीडीपी इनका डिफेंस बजट हो गया है। इनके वहां डिफेंस प्रोडक्शन पहले होता था प्राइवेट इंडस्ट्री, मित्सुबिशी हेवी इलेक्ट्रिक, मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज, इलेक्ट्रिक, कावासाकी, हिताची, ये सब जो थे सबमरीन्स, वॉरशिप्स, टैंक, सब कुछ बनाते हैं, लेकिन इनको एक्सपोर्ट नहीं करने की इजाजत थी, तो वो सिर्फ अपने देश के लिए छोटा बनाते थे। इकोनॉमी ऑफ स्केल बिल्कुल नहीं थी, इनको नुकसान झेलना पड़ता था पेट्रियोटिज्म के लिए। अब चेंज स्ट्रक्चर में, पहली बात क्योंकि सेल्फ डिफेंस फोर्सेस थे तो इक्विपमेंट भी पूरा डिफेंस का था। अब क्योंकि उन्होंने बोला कि हम उसको नहीं मानते, तो उनको अपनी ऑफेंसिव कैपेबिलिटी, अटैक करने के लिए जो क्रूज मिसाइल, हथियार, ऐसी चीजें चाहिए, वॉरशिप्स, एयरप्लेन,
उन पे वो जोर दे रहे हैं, इसलिए भी बजट बढ़ रहा है। और दूसरा, अपना प्रोडक्शन को इकोनॉमिकली सस्ता रखने के लिए वो एक्सपोर्ट मार्केट देख रहे हैं। और तीसरा, जहां तक कि चाइना का कंटेनमेंट है और इंडो पैसिफिक में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन वगैरह का सिक्योरिटी है, उनको पार्टनर्स चाहिए, जो कि चाइना और रशिया दोनों से उनको खतरा है। तो उसमें इंडिया से अच्छा उनको कोई पार्टनर नहीं मिल रहा। हमारा लॉन्ग टाइम मैरीटाइम एंगेजमेंट उनके साथ है। और अभी जो आके बात हुई है मैरीटाइम सिक्योरिटी की, सर्वेलेंस की, शेयरिंग ऑफ इंटेलिजेंस, शेयरिंग ऑफ पोर्ट्स ऑफ ऑल, और एक दूसरे को को प्रोडक्शन, R&D इन जापान एंड प्रोडक्शन इन इंडिया, ये सब कुछ एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्टेप है। और हमको भी वेस्ट की तरफ से और जो लॉन्ग टाइम सप्लायर्स है उनसे हट के एक आत्मनिर्भर भारत के लिए ये बहुत अच्छा मौका है। जापानीज टेक्नोलॉजी और हमारी मैन्युफैक्चरिंग मिलके दोनों के लिए बनाएंगी, स्केल भी होगा, एक्सपोर्ट भी होगा और आत्मनिर्भर भी बढ़ेगी। तो ये ऐसे में इसको देखता हूँ। बिल्कुल सही। क्योंकि देखिए, जापान का जो कॉन्सेप्ट है वो ये कहते हैं फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक, और हमारा जो कॉन्सेप्ट है महासागर, ये दोनों में बहुत तालमेल है, बहुत सिमिलैरिटीज हैं। और इसी चीज की बात कोइजुमी ने की थी जब वो यहाँ पे आए। वो उन्होंने ये भी कहा कि हम जो मैरीटाइम अवेयरनेस हम करना, डोमेन अवेयरनेस करना चाहते हैं, इससे एक मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस सेंटर हमारा भारत में जो है वो गुड़गांव में है, वहां भी इनके ऑब्जर्वर्स होंगे और हमको मिल जाएगा पूरा का पूरा मैरीटाइम अवेयरनेस फ्रॉम पैसिफिक ओशन टू इंडियन ओशन। तो आपने ये पूरा एरिया कवर कर लिया। तीसरी बात, जैसा आपने बिल्कुल सही कहा है, टेक्नोलॉजी जापान, जहां तक कि मैन्युफैक्चरिंग और खास करके इकोनॉमीज ऑफ स्केल वो भारत, और पैसा अगर चाहिए हो तो शायद यूएई भी इसमें इंक्लूड आगे चल के हो सकता है। तो आपके पास ये एक बहुत बेहतरीन ट्रोइका बन जाएगा, जिसमें आपको दिखाई देगा कि एक ये ऑल्टरनेट बन जाते हैं चीन और अमेरिका के बीच में। और ये तीनों के दिए, जापान और भारत का हमेशा रहा है कि हम नॉन एग्रेसिव रहे हैं। बिल्कुल सही कहा है आपने। तो माय डियर फ्रेंड्स, ऐसा है, इस हफ्ते में जैसा हमने कहा कि कोई खास छक्के चौके नहीं हुए, लेकिन इक्के दुक्कों, एक रन, दो रन, तीन रन से ही जो है बाजी जीती जाती है, वही चीज इस हफ्ते हुई है। एक तरफ आपको दिखाई दे रहा है कि मक्का पैक जो है वो अपने आप में फेल होता दिख रहा है, क्योंकि पाकिस्तान वहां पे ढीला पड़ रहा है। टर्की के बिल्कुल बगल में एक एयरबेस है जहां पे इजराइल ने ठोक दिया, तो वहां पे जो है टर्की के ऊपर एक तरीके से अटैक है, लेकिन मक्का पैक ने कुछ नहीं किया। लार्जर मैसेज सर्जेई गौर का विजिट का जो है वो तो यही बनता है कि देखिए, हम प्रिपेयर कर रहे हैं, पाकिस्तान लुढ़केगा तो हम क्या करेंगे, और चीन को मैसेज दे रहे हैं कि आप संभल जाइए, हम आपके साथ नरमी दे रहे हैं, दिखा रहे हैं अभी, लेकिन कल हम सख्त हो सकते हैं। ये एक तरीके से बार्गेनिंग चिप्स की तैयारी हो रही है जब प्रेसिडेंट शी जिनपिंग पहुंचेंगे अमेरिका। भारत के लिए क्या है? भारत के लिए तो यह है कि ब्रिक्स में जब अगर जी जिनपिंग आते हैं तो वो क्या रुख लेंगे और हमें क्या दिखाना है, और अगर वो नहीं आते हैं तब हम किस तरह से यहाँ पे हावी हो सकते हैं, अपना एजेंडा आगे कर सकते हैं। हमारे सामने तो बिल्कुल साफ साफ चीजें दिखाई दे रही है, और वो है कि हमको विकसित भारत की तरफ जाना है। अगर हमें विकसित भारत की तरफ जाना है तो हमको एक थर्ड फ्रंट की तरह कुछ ना कुछ अगर पैदा हो सकता है तो उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, और वो विकसित थर्ड फ्रंट बन रहा है जापान और भारत के बीच में। आगे चल के देखिए और क्या क्या बनता है। ये थी मेरे दोस्तों खबरें इस हफ्ते की। इंतजार कीजिए अगले हफ्ते तक। तब तक जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।